Hello everyone. So today I'm going to tell you about basic computer organization. Okay. So you just have to focus clearly on the concept which I am going to tell you. Okay. So first start with introduction to computer system. कंप्यूटर सिस्टम बना कैसे होता है? तो डेफिनेशन है, कंप्यूटर सिस्टम इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फ्रॉम ए यूजर। मतलब क्या है कि मैं जो यूजर हूँ, मैं कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कंप्यूटर को। मैंने कुछ है ना, जैसे कि मैंने प्रिंट का ही कह दिया कि मैं प्रिंट के स्टेप प्रिंट करना चाह रहा हूँ कुछ। तो मैंने ये क्या दिया, मैंने एक इंस्ट्रक्शन दिया। यूजर मैं एक यूजर हूँ, मैंने एक इंस्ट्रक्शन दिया। तो अब वो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के पास गया। तो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा। क्या करेगा? प्रोसेस करेगा कि आपने इंस्ट्रक्शन दिया क्या है। अगर प्रिंट दिया तो प्रिंट प्रिंट करने के लिए क्या आपने प्रिंट आउट करने के लिए दिया, वो प्रोसेस होगी पहले। उसके बाद क्या होगा? आउटपुट। तो कंप्यूटर हमारा किस पे वर्क करता है? आईपीओ साइकिल पे। किस पे वर्क करता है? आईपीओ साइकिल, मतलब इनपुट प्रोसेस आउटपुट। और जो कंप्यूटर हमारा है, वो कौन सी लैंग्वेज समझता है? मशीन लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज किस फॉर्म में होती है? बाइनरी डिजिट की फॉर्म में। बाइनरी डिजिट मतलब 0 एंड 1 की फॉर्म में। ठीक है। अब जब मशीन लैंग्वेज में जो भी डेटा समझा जाएगा तो क्या होगा? अगर बाइनरी फॉर्म में कोई भी डेटा होगा, कोई भी चीज होगी बाइनरी फॉर्म में, तो कंप्यूटर बहुत इजीली समझ लेगा कि नहीं, इजीली एग्जीक्यूट कर देगा। अगर किसी और फॉर्म में होगी तो पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि मशीन जो समझती है वो सिर्फ बाइनरी फॉर्म समझती है, मतलब 0 और 1 की फॉर्म समझती है। तो इसीलिए बाइनरी फॉर्म क्या है? सबसे फास्टेस्ट है, ईजी है, स्पीड इसकी ज्यादा होती है, ठीक है ना, और एक्यूरेसी भी ज्यादा होती है। और जो कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं वो भी इजिली सॉल्व कर लेता है कंप्यूटर। ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब कंपोनेंट्स होते क्या क्या है? हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या? फिजिकल कंपोनेंट है जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे कि सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, मदरबोर्ड, केबल, सीपीयू केस, पावर सप्लाई, यूपीएस जो होता है हमारा, आपने लैब में देखा होगा यूपीएस छोटे से बॉक्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पावर सप्लाई। रैम होती है, ठीक है ना, ग्राफिक कार्ड्स होते हैं, साउंड कार्ड्स होते हैं। ये सब क्या? हार्डवेयर होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब मान के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया है। अब कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने में सबसे पहली बात तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हुई है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकता है कि वो HTML हो, ठीक है, अगर वेब पेजेस बनाए। जावा हो सकती है, पाइथन हो सकती है, ठीक है, CSS हो सकती है, C+ हो सकती है, C# हो सकती है, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। तो इनमें जो कोड बनाया, इनने कोड बनाया, और ये बैकएंड में कोडिंग होती है। कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर कोडिंग होती है, मतलब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं किसी काम को करने के लिए, और इन इंस्ट्रक्शन को कंपाइल करके एक प्रोग्राम बनाया जाता है। ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे सॉफ्टवेयर क्या? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। इट्स डॉक्यूमेंटेशन एंड डाटा विच आर स्टोर्ड डिजिटली ऑन द कंप्यूटर, ठीक है ना। अब एग्जांपल है सॉफ्टवेयर के, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो। विंडो का हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो हमारी क्या है? विंडोज है। लिनक्स, पेंट, वर्ड, MS वर्ड, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, VLC मीडिया प्लेयर, VS कोड, पाइथन, ये सब क्या है? ये सब जो है, ये सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर की क्या बात है? सॉफ्टवेयर इज इंटेंजिबल, मतलब छू नहीं सकते। A computer system receives instruction from the users, usually a human, using input devices. ठीक है ना। कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है? सिग्नल रिसीव करता है, ठीक है ना। अब एडवांटेजेस क्या है कंप्यूटर की? सबसे पहले एडवांटेजेस समझ लेते हैं। कंप्यूटर लाइक हम अगर लेके आए हैं, तो व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस? तो सबसे पहले तो इट्स मल्टीटास्किंग। बहुत सारे टास्क एक साथ कर सकते हैं एक ही टाइम पे। मान के चलिए कि कभी मैं MS वर्ड ओपन किया हुआ हूँ, मुझे अचानक से अगर कोई और काम करना है, एक्सेल में काम करना है, तो मैं अचानक से एक्सेल खोल लिया मैंने। दोनों विंडो को स्प्लिट करके मैंने एक साइड MS वर्ड भी खोल लिया, और एक साइड क्या हो रहा है मेरा? एक्सेल भी खुला हुआ है। तो ये मल्टीटास्किंग है, ठीक है ना, बहुत सारे काम। स्पीड, कंप्यूटर में स्पीड बहुत जल्दी होती है, ठीक है ना, बहुत जल्दी डेटा को प्रोसेस करता है। वो कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क देते हैं तो बहुत इजीली और बहुत जल्दी सॉल्व कर लेता है। प्रोडक्टिविटी, हमारा सारा वर्क प्रोडक्टिव हो जाता है, हमारा डेटा लॉस नहीं होता है। एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेट होता है, ठीक है ना। कनेक्टिविटी, और अब हम फिजिकली अगर कोई काम करेंगे तो उसमें टाइम भी लगेगा, उसको स्टोर भी करने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन इसमें क्या है? कंप्यूटर में बहुत सारा, चाहे कितना भी डेटा बड़ा बाइनरी फॉर्म में आता है, KB की फॉर्म में ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड होगा, ठीक है ना।
तो कनेक्टिविटी होती है अच्छी हमारी। बहुत सारा हम एक जगह बैठे बैठे कई दूसरे जगह के लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग अ कंप्यूटर, यूजिंग गूगल मीट, यूजिंग जूम। ओके, एजुकेशन, हम किसी को पढ़ा सकते हैं, रिसोर्स शेयर कर सकते हैं, स्टोरेज, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं, रिलायबिलिटी, कैन परफॉर्म इट्स फंक्शन एडिक्वेटली इन ए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट विद हाई प्रिसीजन। मतलब रिलायबिलिटी क्या, रिलायबिलिटी का मतलब है कि हम किसी भी काम को बहुत अच्छी तरीके से और किसी भी एनवायरनमेंट में कर सकते हैं, ऐसा एनवायरमेंटली डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है, ठीक है ना। डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस हैं, हाई इनिशियल कॉस्ट। अब शुरू में अगर कंप्यूटर लेते हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है। अगर एक कंप्यूटर में मैं कोई नोट्स बना रहा हूँ तो उसमें पहले तो एक कंप्यूटर लेना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट ही करीबन नहीं तो 40-50 थाउजेंड आएगी, ठीक है ना। वहीं अगर मैं बात करूँ एक नोटबुक की, मुझे एक नोटबुक में लिखना है तो वो 10-20 रुपए, लेकिन क्या है कि एफिशिएंसी घट जाएगी, ठीक है ना। लॉन्ग यूज में लीड टू हेल्थ इश्यूज, इसका ज्यादा यूज करने से स्क्रीन से आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, इसके जो इसके जो पार्ट्स होते हैं उनमें कार्बन के बने होते हैं, तो एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट, अगर ये जैसे कि रिसाइकिल करना पड़ता है तो ये आसानी से रिसाइकिल नहीं होते, ठीक है ना। सिक्योरिटी रिस्क, अब एंड सिक्योरिटी रिस्क रहता है, कोई भी हमारे डेटा को चुरा सकता है, प्रोटेक्ट करना पड़ता है इसको, इसीलिए हमें एंटीवायरस डालना चाहिए। सॉफ्टवेयर इश्यूज, प्रॉब्लम में अराइज ड्यू टू बगी सॉफ्टवेयर। अब क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि सॉफ्टवेयर जो है कॉपी सॉफ्टवेयर बना लेते हैं लोग। कॉपी सॉफ्टवेयर का मतलब है कि इनिशियली जो पेड सॉफ्टवेयर, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर होते हैं वो पेड होते हैं। जैसे कि विंडो की बात करें तो विंडो, ओरिजिनल विंडो आती है 7 से 8 हजार रुपए की, ठीक है ना, 7 से 8 हजार रुपए की आती है। अब उसी विंडो को मैं कॉपी करके अगर बना लूँ पायरेटेड, मैंने डाल दिया अपने कंप्यूटर में, अब लेकिन उसको डाल दिया, उसके बाद उस विंडो को एक्टिवेट करना है, तो क्या है, उसको एक्टिवेट करने के लिए मैं क्या बनाता हूँ, बगी सॉफ्टवेयर बनाता हूँ। बगी सॉफ्टवेयर का मतलब है कि कोई मैं बग वाला सॉफ्टवेयर बना लूंगा और उसको उससे क्या करूंगा, विंडो को एक्टिवेट करूंगा। जैसे कि बग सॉफ्टवेयर होते हैं, एक आता है के एम स्पाइकर, ये यूज होता है किस लिए, ये बग सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना। इससे क्या करते हैं, इससे हम लोग है ना अपना जो विंडोज होती है, माइक्रो विंडो ऑफिस होता है, एमएस ऑफिस होता है, इन सबको एक्टिवेट कर लेते हैं बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के, ठीक है। अब मैंने अभी बताया था इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट की साइकिल होती है, तो इसमें इनपुट, इनपुट से किसी यूजर ने डेटा दिया, इनपुट डिवाइस, ठीक है ना। इसके बाद वो डेटा कहाँ गया, मेन मेमोरी में गया। मेन मेमोरी में क्या क्या होता है, मेन मेमोरी में एएलयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, और मेमोरी यूनिट होता है। एएलयू का मतलब है कि जो भी डेटा मैंने दिया है, अब उसमें कुछ भी क्या ऑपरेशन करनी है, सबसे पहले वो किस में जाएगा, एएलयू में, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में, ठीक है ना। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में चला जाएगा, उस पर जो भी करना है, जैसे कि मैंने कुछ लिख दिया है, मैंने कोई कैलकुलेटर खोला, प्लस माइनस किया कुछ भी, तो सबसे पहले वो प्रोसेसिंग होगी। जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो करता है एएलयू, ठीक है ना। उसके बाद कंट्रोल यूनिट क्या करेगी, हमने पहली बात तो हमने क्या किया, हमने क्या दिया कि जो भी हमने इनपुट दिया है उसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके स्टोर करना है सेकेंडरी मेमोरी, मतलब सेकेंडरी मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क में स्टोर करना है। अब पहले तो ये कौन कैलकुलेशन हो गई, वो कैलकुलेशन कौन करेगा, एएलयू। उसके बाद वो डेटा किस में जाएगा, कंट्रोल यूनिट में। अब कंट्रोल यूनिट क्या करेगी, सबसे पहले कौन सी इंस्ट्रक्शन दी है, वो बहुत सारी इंस्ट्रक्शन हमने कंप्यूटर में दे रखी है, हो सकता है कि प्रिंट भी दे रखा हो हमने, उसके बाद ये भी दे रखा है कि हमने मुझे डेटा ये करना है और सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करना है। तो इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल, सिग्नल्स को, जो भी मैंने कमांड दी है उनको कंट्रोल करने का काम किसका, कंट्रोल यूनिट का। तो पहले कौन सी कमांड हमें जानी है, देनी है, उसका काम क्या है, उसको कंट्रोल करने का काम क्या है, कंट्रोल यूनिट का। तो ये कंट्रोल यूनिट काम करेगी। अब उसके बाद मेमोरी यूनिट का काम क्या है, मेमोरी यूनिट का काम ये है कि अगर मैंने डेटा दिया है तो डेटा वो मुझे क्या करना है, मॉनिटर पे दिखाना है। तो मॉनिटर पे दिखाना है मतलब आउटपुट दिखाना है, तो वो किसका काम है, मेमोरी यूनिट का काम, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात, एक चीज और याद रखिए, रजिस्टर्स जो है, रजिस्टर हमारी फास्टेस्ट मेमोरी होती है, ठीक है ना। क्या होती है, फास्टेस्ट मेमोरी। जो जितनी ज्यादा फास्ट मेमोरी होगी उतना ही उसका स्टोरेज कम होगा, तो इसका स्टोरेज भी बहुत कम होता है, ठीक है ना। और ये रजिस्टर बने किससे होते हैं, फ्लिप फ्लॉप से। किससे बने होते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है ना। अभी सिर्फ आप इतना याद रखें, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी क्या होती है, रजिस्टर्स, ठीक है। इनपुट डिवाइस क्या होती है, जो इनपुट देती हैं, ठीक है ना। यूजर जो इनपुट देता है सीपीयू को, वो होती है इनपुट डिवाइस, ठीक है ना। अब कैसे कौन सी होती है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है,
जॉयस्टिक है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, इसमें क्या है, टच पैड है, बायोमेट्रिक सेंसर है, ग्राफिक टैबलेट, बार कोड, क्यूआर, वेब कैम, मैग्नेटिक, एमआईसीआर, ओसीआर, ये सब क्या है, ये सब इनपुट डिवाइसेस है। आउटपुट डिवाइस क्या है, जो आउटपुट देती हैं, ठीक है ना, कुछ हमसे इनपुट लेती नहीं, यूजर से इनपुट लेती नहीं है, जो आउटपुट देती हैं। कौन सी डिवाइसेस हैं ऐसे, मॉनिटर हुआ, प्रोजेक्टर हुआ, स्पीकर हुआ, प्रिंटर हुआ, प्लॉटर हुआ, हेडफोन्स हुए, ठीक है ना। हेडफोन्स क्या करते हैं, साउंड देते हैं, लेते नहीं है कुछ। अब सीपीयू की बात करते हैं। सीपीयू क्या है, सीपीयू जो है हमारा कंप्यूटर का ब्रेन है। क्या है, ब्रेन है। ये क्या करता है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग द इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड एंड जनरेटिंग द रिजल्ट। क्या करता है सीपीयू, जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दिए उनको प्रोसेस करता है, कुछ भी दिया हो, ठीक है ना, उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा और रिजल्ट जनरेट करेगा, ठीक है ना। द सीपीयू कंटेन, सीपीयू में होता क्या क्या है, तीन चीजें होती हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, एंड सेट ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है ना। छोटी क्लास में कभी कभी सेट ऑफ रजिस्टर्स या फिर मेमोरी यूनिट भी कहते हैं, ठीक है ना। एएलयू क्या करता है, मैंने अभी अभी बताया था, अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एक्सपोनेंशियल। और ये तो करता ही करता है अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ये लॉजिकल ऑपरेशंस भी होता है, लॉजिकल ऑपरेशन जैसे कि ट्रू फॉल्स, यस नो, ये सब क्या करता है, लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, इट कंट्रोल द डिफरेंट ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर बाय जनरेटिंग कंट्रोल सिग्नल्स। मतलब जो भी हम कंप्यूटर में काम कर रहे हैं उसको कंट्रोल करता है, कौन सा काम पहले होना है, कौन सा बाद में होना है, ये सब कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट। और सेट ऑफ रजिस्टर्स आर लोकल टेम्परेरी स्टोरेज फॉर द सीपीयू। जब हमें कोई भी कुछ काम कर लिया उसके बाद उसको स्टोर भी तो करना है, तो वो स्टोर होता है सेट ऑफ रजिस्टर्स में। कहाँ स्टोर होता है, सेट ऑफ रजिस्टर्स में, ठीक है ना। बस थोड़ी देर के लिए, जब तक वो काम चल रहा है तब तक स्टोर होगा, उसके बाद वो अपना वहां से हट जाएगा, दूसरा इंस्ट्रक्शन स्टोर हो जाएगा। समझ में आया। अब देखिए, रजिस्टर्स कैन बी एक्सेस्ड इन सिंगल सीपीयू इंस्ट्रक्शन एंड thus आर एक्सट्रीमली फास्ट स्टोरेज, जो मैंने बताया था, सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मेमोरी है रजिस्टर्स। रजिस्टर्स आर लिमिटेड इन नंबर, रजिस्टर क्या बहुत कम मात्रा में होते हैं, इसीलिए इनकी जो साइज होता है बहुत छोटा होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले रजिस्टर में जो डेटा स्टार्ट हुआ उस डेटा को ट्रांसफर करना पड़ता है मेन मेमोरी में, कैश मेमोरी में, टू रजिस्टर्स फॉर प्रोसेसिंग द डाटा, ठीक है ना। अब सी अब मेमोरी क्या होती है, द लोकेशन, मेमोरी क्या होती है, सबसे पहली बात, मेमोरी का मतलब है द लोकेशन वेयर द कंप्यूटर स्टोर्स डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम। जहां पर भी हम कुछ चीज स्टोर करते हैं, स्टोर क्या कर सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन स्टोर करते हैं, प्रोग्राम स्टोर कर सकते हैं, ऐसी जगह क्या कहलाती है, मेमोरी। कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो मेमोरी सेल्स में ऑर्गेनाइज होती है, और वो लिमिटेड अमाउंट, जो हमारे जितना साइज है मेमोरी का उतनी साइज का ही डेटा स्टोर करती है। और किस फॉर्म में करती है, बाइनरी फॉर्म में, 0 एंड 1 की फॉर्म में। अब मेमोरी जो है वो तीन तरीके से डिवाइड होती है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी, एक होती है कैश मेमोरी। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। द प्राइमरी मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, जो सीपीयू डायरेक्टली एक्सेसिबल करता है, डायरेक्टली एक्सेस कर लेता है, ठीक है ना। इट इज ए हाई स्पीड मेमोरी। डायरेक्ट सीपीयू क्या, सब सीपीयू फास्ट, बहुत फास्ट मेमोरी होती थी सीपीयू की। सीपीयू की स्पीड बहुत फास्ट होती है, तो सीपीयू से सीधे हार्ड डिस्क कनेक्ट नहीं हो सकती है। हार्ड डिस्क में से अगर डेटा लेना है वो सीधे सीपीयू में नहीं जा सकता, क्योंकि सीपीयू बहुत फास्ट है, हार्ड डिस्क बहुत स्लो है। तो सीपीयू से पहले वो जाता है रैम में। रैम और रैम और हार्ड डिस्क की जो स्पीड है वो थोड़ी की थोड़ी ठीक है, मतलब एक दूसरे में कंपेटेबल है। और जब डेटा जो आता है सबसे पहले जाता है मेन मेमोरी में, ठीक है ना, प्राइमरी मेमोरी में। और प्राइमरी मेमोरी के बाद वो चला जाता है सीपीयू के अंदर, ठीक है ना। समझ में आया। फिर वहां पर जो भी ऑपरेशन करना है वो होता है। इट इज हाई स्पीड मेमोरी विच कैन क्लोजली मैच द ऑपरेशनल स्पीड ऑफ सीपीयू। वही बताया जो मैंने अभी बताया, कि ये बहुत हाई स्पीड मेमोरी होती है जो कि क्लोजली मैच करती है किसको, सीपीयू की स्पीड को, ठीक है ना। ड्यू टू हाई स्पीड की वजह से जो प्राइमरी मेमोरी है इसकी जो कॉस्ट होती है वो हाई होती है। मैंने बताया जितनी ज्यादा मेमोरी फास्ट होगी, एक तो उतनी कम स्टोरेज होगा और उतनी ही कॉस्टली होगी, ठीक है ना। प्राइमरी मेमोरी क्या हाई है, स्टोरेज कैपेसिटी प्राइमरी मेमोरी की कम होती है सेकेंडरी मेमोरी। आपने देखा होगा हार्ड डिस्क जो होती है वो हमारी 1 टीबी में भी होती है, जीबी में भी आ रही है। लेकिन रैम हमेशा आपने देखो ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट 24 जीबी होगी, हाईएस्ट 24 जीबी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि इनकी स्पीड हाई है, ये स्टोरेज इसका कम रहता है और ये मेन मेमोरी में यूज होती है, ठीक है ना, मतलब वॉलेटाइल रहती है। अब प्राइमरी मेमोरी दो तरीके की होती है, रैम और रो। कैसी होती है, रैम और रो।
रैम में भी दो तरीके की होती हैं, स्टैटिक और डायनामिक, ठीक है ना। रोम भी तीन तरीके की होती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। अब एक एक करके हम बात करेंगे क्या होता है रैम। एस रैम, डी रैम, रोम, प्रोम, ई प्रोम, ई प्रोम, ठीक है। रैम, रैम जो है वो होती है मेन मेमोरी, ठीक है ना। क्या होती है? मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर क्या आता है? रैम और रोम। रैम जो होती है वो मेन मेमोरी होती है, वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल का मतलब है कि जब तक हम काम कर रहे हैं तब तक वो मेन डाटा मेन मेमोरी में रहेगा, उसके बाद चला जाएगा, रिमूव हो जाएगा। वॉलेटाइल है तो कह रहा है द कंटेंट ऑफ द मेमोरी आर लॉस्ट एज सून एज द पावर ऑफ द सिस्टम इज स्विच्ड ऑफ। जैसे ही पावर चली जाएगी सारा की सारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? वॉलेटाइल। इट इज मेन मेमोरी विद विच सीपीयू। ये मेन मेमोरी होती है, क्यों? क्योंकि इसकी सीपीयू डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, ठीक है ना। और अब इसमें स्टोर क्या होता है? जो भी डेटा सीपीयू तुरंत की तुरंत जो भी हम कमांड दे रहे हो उसमें जो भी कैलकुलेशन हो रही है, जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं, वो जो डेटा है वो रैम स्टोर करती है, ठीक है ना। समझ में आया? इसमें जो डेटा होता है वो फिक्स्ड रहता है, ठीक है ना। फिक्स साइज ब्लॉक रहता है। मतलब जैसे कि 5 GB का, 2 KB का एक फिक्स्ड ब्लॉक रहेगा। ब्लॉक में जो हमारी स्टोरेज होगी, जो भी डेटा होगा वो स्टोर होता है, ठीक है ना। जैसे कि मेमोरी बनी होती है, मेमोरी में स्लॉट बने होते हैं। ये मेमोरी मेरी यहाँ पर ये है इस तरीके से। अब ये क्या है? 8 बिट का, एक मेमोरी 8 बिट की है, तो जो भी डेटा हम कैलकुलेशन करेंगे वो पहले यहाँ स्टोर होगी, फिर यहाँ स्टोर होगी, फिर यहाँ। ये फिक्स्ड ब्लॉक होते हैं, फिक्स साइज के ब्लॉक होते हैं, ठीक है। ये समझ में आई? द एड्रेस ऑन द रैम कैन बी एक्सेस्ड इन रैंडम ऑर्डर, हेंस द नेम। अब ये जो एड्रेस है, अब देखो यहाँ पर है, हर चीज का एड्रेस होता है। यहाँ पर 100 लिखा हुआ है तो 101 ये होगा, 102 होगा, 103 होगा, 104 होगा। इस तरीके से एड्रेस में मेमोरी एलोकेट होती है। अब कोई भी मेमोरी एलोकेट करनी है, मतलब अगर मुझे कोई भी डेटा चाहिए जो टेम्परेरी स्टोर है, तो ये कोई भी ले सकता है। मतलब जरूरी नहीं कि सीरियल वाइज सीरियल उठाएगा, ये कुछ भी उठा सकता है। एक 103 पहले उठा लेगा। तो इसीलिए इसका नाम होता है रैंडम एक्सेस, ठीक है ना। एक्सेस का मतलब उठाना, और रैंडम उठाना मतलब कोई भी उठा लेना, जो भी डेटा हमको यूज करना है, जो यूजर्स इनपुट दे रहा है, जो भी डेटा हमें यूज करना है उसके लिए कहते हैं रैंडम एक्सेस, ठीक है ना। अब रैम दो तरीके की होती है, एस रैम और डी रैम। डी रैम कौन सी होती है? डायनामिक रैम। इट डायनामिक का मतलब है कि जो इसका जो कंटेंट है, जो भी उसमें डला हुआ है, वो बार बार क्या हो रहा है? रिफ्रेश हो रहा है, मतलब चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है ना। इट इज चीपर। ये सस्ती होती है किससे? एस रैम से। ये डायनामिक रैम है, इसीलिए क्या कहते हैं? डायनामिक। एस रैम स्टैटिक रैम। स्टैटिक का मतलब है एक बार जो डेटा है वही रहेगा। इट डज नॉट रिक्वायर कॉन्स्टेंट रिफ्रेशिंग ऑफ द कंटेंट, मतलब बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है कंटेंट को। तो इसीलिए क्या है, ये ज्यादा, ये मोर एक्सपेंसिव होती है इसीलिए, ठीक है ना। डायनामिक रैम में क्या है कि अपने आप ही डेटा बार बार रिफ्रेश होता रहेगा। अभी आपने कोई वैल्यू डाली है, x = a डाला है, x = 1 डाला है, पता चला बाद में x = 2 हो गया, अगर हमने कुछ किया तो ये क्या चेंज होता रह रहा है। एसरैम में ऐसा नहीं होता है। ऐसे ही आगे जाके जब कोडिंग पढ़ते हैं तो डायनामिक वेरिएबल होता है, स्टैटिक वेरिएबल होता है, ठीक है ना। जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है वो होता है डायनामिक। स्टैटिक वैल्यू वो होती है जिसका कोड में, पूरी पूरी कोडिंग में जो वैल्यू है वो सेम रहती है, चेंज नहीं होती, ठीक है ना। ऐसे ही रैम का हिसाब है। अब बात करते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। बात हो गई रीड ओनली मेमोरी। ये नॉन वॉलेटाइल होती है। नॉन वॉलेटाइल है तो मतलब द पर्पज ऑफ रोम इज टू स्टोर द सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग अप द कंप्यूटर्स। मतलब रीड ओनली मेमोरी होती है ये। अब ये नॉन वॉलेटाइल होती है, इसका मतलब है डेटा लॉस नहीं होता। इसमें क्या होता है, जो हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है ना, जो बूटिंग होती है, कंप्यूटर स्टार्ट करने की प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं। अब जो हमारे स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन होते हैं, समझ रहे हो, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए कुछ कोड बनाए जाते हैं, ठीक है ना, उनको कहते हैं स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन। वो जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो रीड ओनली मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। जब भी हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो वो हार्ड डिस्क से वो जो पार्ट है वो जाता है रोम में, रीड ओनली मेमोरी में, ठीक है ना। फिर वो कंप्यूटर क्या करता है, उसको स्टार्ट करता है, ठीक है ना। डायरेक्टली हार्ड डिस्क से किस में जाएगा? सबसे पहले जो स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन है वो किस में जाते हैं? रीड ओनली मेमोरी में। अब वो क्या करता है, वो स्टार्ट करता है इस प्रोसेस को, जो स्टार्ट करने की प्रोसेस को है उसको क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं, ठीक है ना। और ये क्या करता है, जो सॉफ्टवेयर होता है, जो स्टार्टअप सॉफ्टवेयर होता है उसको बूटिंग कहते हैं। बूटिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उसको कहते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम जब स्टार्ट हो रहा है वो एक सॉफ्टवेयर के द्वारा स्टार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं? बायोस।
बायोस का मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब रोम जो होती है वो तीन तरीके की होती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है ना। अब हमने रैम की बात कर ली, रोम की बात कर ली, कैश मेमोरी क्या होती है? कैश मेमोरी इज एन इंटरमीडिएट मेमोरी बिटवीन द सीपीयू एंड द प्राइमरी मेमोरी। मतलब सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में इंटरमीडिएट मेमोरी होती है। द नीड ऑफ फॉर कैश मेमोरी अराइजेस फ्रॉम द डिफरेंस इन ऑपरेशनल स्पीड ऑफ सीपीयू एंड द प्राइमरी मेमोरी। जो थोड़ा सीपीयू की मेमोरी बहुत फास्ट होती है, प्राइमरी मेमोरी मतलब मेन मेमोरी जो होती है उसकी स्पीड थोड़ी सी सीपीयू से कम होती है। ठीक है ना। अब कैश मेमोरी क्या करती है? ऑफन द सीपीयू इज फास्टर देन द रैम। देखो क्या कह रहा है, सीपीयू जो होता है वो रैम से फास्ट होता है, एंड दस हैज टू वेट फॉर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। जब सीपीयू क्या होता है, सीपीयू बहुत फास्ट होता है। अब उसको जब इंस्ट्रक्शन चाहिए, मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन लेने होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि एक इंस्ट्रक्शन लिया, दो इंस्ट्रक्शन लिए, तीन इंस्ट्रक्शन लिए। ठीक है ना। पहला इंस्ट्रक्शन लिया, जब तक वो प्रोसेस हो रहा है, जब तक वो प्रोसेस हो रहा है तब तक जो दूसरा इंस्ट्रक्शन है आ गया, जैसे कि दूसरा इंस्ट्रक्शन हमने दे दिया, तो वो क्या करेगा, वो इंस्ट्रक्शन स्टोर हो जाएगा किसमें, कैश मेमोरी में। ठीक है ना। किसमें हो जाएगा, कैश मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। ये मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन किसमें आ गया, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी और फास्ट है मेन मेमोरी से। ठीक है ना। तो इसीलिए जो डेटा होता है, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, वो किसमें स्टोर हो जाता है, कैश मेमोरी में। टू रिड्यूस दिस वेटिंग टाइम, जिससे कि क्या है, जिससे कि मेन मेमोरी से तो कैश मेमोरी में, मेन मेमोरी से जो सीपीयू में आने का टाइम है कुछ भी काम करने का, वो क्या हो जाए, और ज्यादा कम हो जाए, क्योंकि मेन मेमोरी थोड़ी सी कम स्पीड है सीपीयू से। अब दोनों की मेमोरी में अगर काम करना है तो बहुत टाइम लग जाता है थोड़ा। लेकिन क्या है कि मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में चला जाएगा ना, तो कैश मेमोरी एकदम सीपीयू के जस्ट है ना, उससे हल्का सा ऊपर नीचे है स्पीड में। तो इसीलिए कैश मेमोरी चलाएगा तो सीधे डायरेक्ट है ना, तुरंत के तुरंत काम बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये एक तरीके का बफर होता है। बफर का मतलब होता है कि बीच में कोई काम हो रहा है, कोई काम के बीच में अगर कोई और इंस्ट्रक्शन आ गया, मेन मेमोरी में क्या, हमने बहुत सारा काम दिया, इसमें स्टोर हो गया डेटा। अब सीपीयू कौन सा डेटा लेना, सीपीयू को कोई पहला इंस्ट्रक्शन ले लिया उसने, वो काम कर रहा है उस पर कुछ लॉजिक, मतलब कुछ भी अर्थमेटिक ऑपरेशन कर रहा है। अब उसके बाद क्या है कि मुझे दूसरा इंस्ट्रक्शन चाहिए, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी होगा वो किसमें यूज स्टोर हो जाएगा, कैश मेमोरी में। अब कैश मेमोरी क्या करेगी, तुरंत उस इंस्ट्रक्शन को क्या करेगी, सीपीयू को दे देगी। ठीक है ना। जिससे कि क्या है, स्पीड बनी रहेगी। टू रिड्यूस दिस वेटिंग टाइम एंड इंक्रीज द थ्रूपुट ऑफ द सीपीयू, मतलब जो भी स्पीड है कंप्यूट सीपीयू की, उसको बनाए रखने के लिए कैश मेमोरी में जो हमारे इंस्ट्रक्शन है उसको स्टोर कर दिया जाता है। द कैश होल्ड्स फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन। देखिए देखिए मैंने क्या बताया, जो तुरंत की तुरंत हम इंस्ट्रक्शन यूज करें फ्रीक्वेंटली, उनको क्या करता है, स्टोर कर लेता है। और जिससे कि सीपीयू उसको क्या करता है, इजिली एक्सेस कर लेता है, इजिली रीड कर लेता है। सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है, सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो परमानेंट मेमोरी होती है, नॉन वोलेटाइल होती है। ठीक है ना। इसमें डेटा जो है वो इजिली लॉस नहीं होता, चाहे पावर ऑफ हो जाए। ठीक है ना। नॉन वोलेटाइल का मतलब है कि अगर पावर ऑफ भी होगी तो डेटा लॉस नहीं होगा। लेकिन वोलेटाइल मेमोरी का क्या होता है, पावर ऑफ हुई तो डेटा हो गया लॉस। ठीक है ना। सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल क्या क्या है, मैंने बताया था हार्ड डिस्क। आजकल तो हाई स्पीड की जो हार्ड डिस्क आ रही है उसको कहते हैं एसएसडी। क्या कहते हैं, एसएसडी। ऐसे ही फ्लैश ड्राइव, यूएसबी, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव भी क्या होती है, सेकेंडरी स्टोरेज। अब मेमोरी की यूनिट क्या होती है, सबसे पहले छोटी से लेके बड़ी तक की मेमोरी यूनिट की बात करते हैं। सबसे छोटी जो यूनिट होती है उसको कहते हैं बिट। क्या कहते हैं, बिट। बिट में दो वैल्यू आती है, 0 और 1। 4 बिट का कॉम्बिनेशन है ना, सबसे छोटी क्या होती है, बिट। और बिट में क्या वैल्यू आती है, 0 एंड 1। ठीक है ना। वन उसके बाद थोड़ी बड़ी होती है, 4 बिट का कलेक्शन। 4 बिट के कलेक्शन को क्या कहते हैं, निब्बल। क्या कहते हैं, निब्बल। उसके बाद आता है वर्ड, ग्रुप ऑफ बिट्स ऑन विच द सीपीयू कैन वर्क। अब सीपीयू किस पे वर्क करता है, बिट पे वर्क करता है। और एक बिट पे वर्क नहीं करता है। जो वर्क होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ बिट पे। तो हो सकता है कि 8 बिट का कलेक्शन हो, 16 बिट का हो, 32 बिट का हो, 64 बिट का हो। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दी सीपीयू आर्किटेक्चर। ठीक है ना। तो इनका जो कलेक्शन है उसको क्या कहते हैं, वर्ड। वर्ड के अंदर क्या होती है, कलेक्शन ऑफ बिट। वर्ड क्या होता है, कलेक्शन ऑफ बिट। हो सकती है 8 बिट, मिनिमम 8 बिट होगी, मैक्सिमम 64 बिट, 128 बिट भी होती है, 256 बिट भी होती है। इसीलिए जब भी आपने देखा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी सॉफ्टवेयर हो तो 64 बिट या 32 बिट सपोर्ट करता है। देखा होगा ना, इसीलिए करता है ये। अब बाइट क्या होता है, एक बाइट क्या होता है, एक बाइट बराबर होता है 8 बिट के। एक बाइट किसके बराबर होता है, 1 बिट के। एक निब्बल किसके बराबर होता है, 4 बिट के। ठीक है ना। एक किलोबाइट किसके बराबर होता है, 1024 बाइट के। ठीक है ना। और 1024 बाइट को 2 की पावर 10 कहते हैं। ठीक है ना।
मेगाबाइट क्या होता है? 1024 किलोबाइट। तो एक तो ये तो 2 की पावर 10 था ही, एक और 2 की पावर 10 आ गया, तो ये हो गया 2 की पावर 20। ठीक है ना? 1 GB 1024, ये होगा 2 की पावर 30। ये क्या होगा? 2 की पावर 40। 1 पेटाबाइट क्या हो गया? 2 की पावर 50। ठीक है ना? टेराबाइट के बाद पेटाबाइट। पेटाबाइट यहां तक आ गया, तो 2 की पावर 50 तक आप याद रखेंगे। ठीक है ना? अब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर भी मेनली सॉफ्टवेयर चार कैटेगरी में डिवाइड है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम को यूज करने के काम आते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, अगर मैंने हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखा है, उसको कन्वर्ट करना है लो लेवल लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में, जिससे कि कंप्यूटर समझ सके, तो उसके लिए ट्रांसलेटर की यूज पड़ती है। ठीक है ना? उसके बाद प्रोग्रामिंग टूल्स आते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कि MS वर्ड हुआ, एक्सेल हुआ, पावर पॉइंट हुआ, ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन से होते हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। असेंबलर क्या होते हैं? जो असेंबली लैंग्वेज को, क्या होते हैं? असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, मतलब 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना? कंपाइलर क्या होते हैं? कंपाइलर जो होते हैं वो भी क्या करते हैं? जो कोड होता है, किसी भी कोड को, हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करते हैं? मशीन लैंग्वेज में, या फिर लो लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या है? लो लेवल लैंग्वेज है। अब हाई लेवल कंपाइलर क्या? कंपाइल से समझो, कंपाइल का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो एक साथ कोई भी कोड लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये कोड लिखा हुआ है, इसको पूरे को एक साथ पहले, सबसे पहले कंपाइल करेगा, सीधा की सीधा ट्रांसलेट कर देगा टोटल को, और ट्रांसलेट करके किस में करेगा? मशीन लैंग्वेज में। ठीक है ना? तो इसको क्या कहते हैं? कंपाइलर। कंपाइलर क्या क्या है? एक बार में पूरे कोड को ट्रांसलेट कर देना मशीन लैंग्वेज में। इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर का काम क्या है कि ये क्या करता है? ये लाइन बाई लाइन कोड को कन्वर्ट करता है, लाइन बाई लाइन कोड को कन्वर्ट करता है, ये एक साथ नहीं करता है। ठीक है ना? तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में ये फर्क है। असेंबलर का क्या मतलब है? असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। ठीक है? आज यहीं रखते हैं, इसके बाद बाकी हम लोग कल कल पढ़ेंगे। ठीक है ना?